हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल GMS ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आप सभी के बीच आज से मैं NCERT ज्योग्राफी सीरीज 6 से 12 तक का कंप्लीट वीडियो डिस्कशन लाने का प्रयास कर रहा हूं, जिसमें आज क्लास 6 का जो है प्रथम चैप्टर होगा, यानी कि फर्स्ट चैप्टर होगा। यदि आप सभी में से कोई भी भाई बंधु जो है अगर 6 से 12 तक NCERT ज्योग्राफी देखना चाहते हैं वीडियो कंप्लीट डिस्कशन, तो आप इस चैनल के जो है प्लेलिस्ट में जाकर जो है वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले जो है थोड़ा सा हम लोग विषय सूची जान लेते हैं कि हम लोग पढ़ेंगे क्या। तो देखिए, ज्योग्राफी NCERT 6 क्लास में विषय सूची जो दिया गया है वो विषय सूची यानी कि हमें क्या पढ़ना है दिया गया है। तो देखिए, इसमें पहला चैप्टर जो है हम लोग का वो है सौर मंडल में पृथ्वी, और इसी पहला चैप्टर को हम लोग आज पढ़ेंगे। और दूसरा चैप्टर है ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर, तीसरा है पृथ्वी की गति, और चौथा है मानचित्र, और पांचवा है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, और छठा है हमारा देश भारत। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज सौर मंडल में पृथ्वी से। ठीक है, तो देखिए, जैसा कि चैप्टर का नाम है सौर मंडल में पृथ्वी, अब थोड़ा सा हम लोग चैप्टर का अर्थ जान लेते हैं कि सौर मंडल का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, जब सौर मंडल को हम लोग ब्रेक करेंगे यानी कि सौर मंडल को तोड़ते हैं, तो सौर से सौ सूरज हो जाएगा और मंडल से परिवार होता है, यानी कि सूरज के परिवार के बारे में हम लोग जो है आज इस चैप्टर में जो है अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जब हम लोग शुरुआत करेंगे ना, तो यहाँ क्या दिया गया है कि सबसे पहला पॉइंट है आओ कुछ करके सीखे। तो देखिए, हम वीडियो बनाने से पहले जो है इस ज्योग्राफी NCERT को तो हम पढ़ चुके हैं, और जब हम पढ़ चुके हैं तो हमें पता है कि कौन सा पॉइंट जो है वो एग्ज़ाम दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और कौन सा पॉइंट जो है वो एग्ज़ाम दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है। तो हम लोग जो एग्ज़ाम दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहेगा वही पढ़ने का प्रयास करेंगे, और दूसरा जो दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है उसे छोड़ देंगे, क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा और समय भी हमारा जो है वो बर्बाद होगा। तो देखिए, यहाँ है आओ कुछ करके सीखे। तो आओ कुछ करके सीखे जो है एग्ज़ाम दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है, तो इसे हम लोग नहीं पढ़ेंगे। अब देखिए, दूसरा पॉइंट में यहाँ है सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है, यानी कि दूसरा पॉइंट भी जो है वो हमारे लिए एग्ज़ाम दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे कि दूसरा पॉइंट भी नहीं पढ़ेंगे। तो अब यदि दूसरा पॉइंट का हम बात करें, तो दूसरा पॉइंट हमारे एग्ज़ाम दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसमें क्या है, एक पूर्णिमा है और दूसरा अमावस्या है। तो यहाँ 6 क्लास का ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें तो डिटेल में नहीं दिया गया है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं कि अमावस्या किसे कहते हैं, और अमावस्या कब लगता है, अमावस्या क्यों लगता है, और अमावस्या में क्या होता है, ताकि हमारा सारा का सारा क्वेश्चन अमावस्या से रिलेटेड जो है वो बन जाए। ठीक है, तो देखिए, अमावस्या कब लगता है, जब पृथ्वी और सूरज के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब जाके अमावस्या लगता है। तो अब देखिए कैसे इसमें अमावस्या लगता है। देखिए, ये माना कि सूरज है, और ये क्या है, मून यानी कि चंद्र है, और ये अर्थ है यानी कि पृथ्वी है, और हम लोग कहाँ रह रहे हैं, इस अर्थ पे रह रहे हैं, और इस अर्थ पे रह रहे हैं तो इस अर्थ से चंद्रमा को देखेंगे। लेकिन लाइट जो आ रहा है वो सन सूरज से आ रहा है, और जब सूरज से आ रहा है तो ये जो लाइट आ रहा है तो ये लाइट चंद्रमा के आधे भाग में ही आएगा, जिधर से चंद्रमा है सूरज है उधर वाली भाग में ही आएगा, यानी कि यहाँ तक ये लाइट माना कि आ रहा है, और हम लोग पृथ्वी पे हैं यानी कि यहाँ है, तो यहाँ से इधर जब हम लोग देख रहे हैं तो ये वाली भाग में जो है लाइट तो आ नहीं रहा है, तो ये वाली भाग क्या हमें अंधेरा दिख रहा है, यानी कि काला दिख रहा है। और जब काला दिख रहा है तो हम लोग क्या कहते हैं, इसे काली रात कहते हैं, अनहरिया कहते हैं, यानी इसी को अमावस्या कहते हैं। तो अमावस्या में हमें क्या याद रखना है, क्या कहते हैं, चांद दिखाई देता है लेकिन काला दिखाई देता है, स्पष्ट रूप से हम लोग नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो याद हमें क्या रखना है कि पृथ्वी और सूरज के बीच में चांद्र आ जाता है तो अमावस्या लगता है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं पूर्णिमा की ओर, देखते हैं पूर्णिमा कब लगता है और क्यों लगता है।
तो देखिए यहाँ बुक में क्या दिया गया है कि आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीना एक बार देख सकते हैं, 1 महीना में एक बार देख सकते हैं। यानी पूर्ण चंद्र का अर्थ होता है फुल मून, यानी कि पूरा का पूरा मून यानी चांद को जो है आप महीना में एक बार देख सकते हैं, वो भी पूर्णिमा के समय ही देख सकते हैं। तो देखिए माना कि ये सूरज है, सन है, ठीक है, और ये माना क्या है, मून है। तो अभी ये सन है, ये मून है, सामने सामने है, और बीच में क्या आ जाएगा, इस बार पृथ्वी आ जाएगा, यानी कि इस बार बीच में क्या आ जाएगा, अर्थ आ जाएगा, ठीक है। तो जब अर्थ आ जाएगा तो आप कहिएगा कि अर्थ आ गया बीच में, और सन से जब प्रकाश आ रहा था तो मून पे अब जा कहाँ रहा है, जो पूर्णिमा होगा, फुल मून हम लोग देखेंगे। तो देखिए सन का अभी जो स्थिति बना हुआ है, अभी जो फिगर बना हुआ है, इस फिगर के अनुसार जो है सन का प्रकाश जो है पूरा का पूरा मून की ओर जा रहा है, और हम लोग यहाँ हैं, और जब हम लोग यहाँ हैं तो यहाँ से पूरे के पूरे मून को अभी देख रहे हैं। और जब अभी हम पूरे के पूरे मून को देख रहे हैं तो हम इसे कह सकते हैं कि फुल मून है, यानी कि पूर्णिमा है, कह सकते हैं ना। यानी हम क्या कहेंगे कि सन पूर्णिमा के समय में जो है सूरज और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है तो पूर्णिमा लग जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि पूर्णिमा के बीच में क्या होगा, सूरज भी आएगा, पूर्णिमा के समय क्या हो जाएगा कि सूरज और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगा, और अमावस्या के समय में क्या होता है कि पृथ्वी और सूरज के बीच में चंद्र आ जाता है, चांद्र आ जाता है। तो याद रखना होगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहाँ दिया गया है कि पूर्णिमा के समय में चंद्र ग्रहण लगता है। तो अब देखिए पूर्णिमा के समय में चंद्र ग्रहण कैसे लगेगा, क्योंकि पूर्णिमा के समय चंद्र ग्रहण का अर्थ क्या होता है कि चांद को हम नहीं देख पाएंगे, ठीक है, चंद्र ग्रहण का अर्थ होता है। तो जब हम चांद्र को पूर्णिमा के समय में कैसे नहीं देख सकते हैं, बुक में तो दिया गया है पूर्ण चंद्र यानी कि फुल मून देखते हैं, और यहाँ एक क्वेश्चन बन जाता है कि पूर्णिमा के समय में चंद्र ग्रहण भी लगता है। तो देखिए जब हम यहाँ थे तो हम क्या कर रहे थे, मून को देख रहे थे, और यही पृथ्वी सूरज का चक्कर लगा रही है, और जब पृथ्वी सूरज का चक्कर लगा रही है तो यही पृथ्वी थोड़ा सा यदि यहाँ आ जाता है, यहाँ आ जाता है, तो अब प्रकाश जो है वो आना बंद हो जाएगा मून पे। अब प्रकाश जो है पूरा का पूरा पृथ्वी पे आएगा, और जब पूरा का पूरा पृथ्वी पे आएगा तो यहाँ तो हम देख रहे थे ना, तो हम कह रहे थे ना पूर्णिमा है, लेकिन थोड़ा सा हमारा पृथ्वी रोटेट कर गया है, जिस वजह से अब क्या हो रहा है कि हमारा प्रकाश जो है वो मून पे नहीं आ रहा है, और हम मून को नहीं देख रहे हैं, यानी कि अब हम इसे क्या कहेंगे कि चंद्र ग्रहण हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा कि पूर्णिमा के समय में चंद्र ग्रहण होता है और अमावस्या के समय में सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है, एक बात हुआ। और दूसरा बात याद रखिएगा कि पूर्णिमा के समय में जो है पृथ्वी और सूरज और मून यानी कि चांद्र के बीच में जो है पृथ्वी आ जाता है, लेकिन उसका क्या हो जाएगा अमावस्या में जो होता है सूरज और पृथ्वी के बीच में चांद आ जाता है, याद रखना है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चंस जो है यहाँ से जो भी बातें बनी है, पॉइंट बनी है, ये सारा का सारा पॉइंट जो है एग्जाम दृष्टिकोण से जो है वो महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो अब चलिए चलते हैं हम लोग आगे। अब जब आगे चलेंगे हम लोग तो आगे देखिए क्या दिया गया है। आगे पॉइंट हमें दिया गया है एक खगोलीय पिंड। यहाँ अब देखिए ये खगोलीय पिंड जो है एग्जाम दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में माना कि ऑप्शन बनाकर यदि हमें दे दे कि खगोलीय पिंड इनमें से कौन है और कौन नहीं है, तो इसलिए हमें खगोलीय पिंड जो है जानना जरूरी है। तो देखिए खगोलीय पिंड किसे कहेंगे, सूरज, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है, ठीक है। तो याद रखिए कि सूरज, चंद्रमा और वे सभी वस्तु जो रात के समय आसमान में चमकती है, तो रात के समय आसमान में तो तारे भी चमकते हैं, रात के समय आसमान में उल्का पिंड भी चमकते हैं, रात के समय आसमान में जो है क्षुद्र ग्रह भी हमें देखने को मिलता है। यानी कि जब ये सब दिखने को मिलता है तो उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, तारे, सूर्य, चंद्रमा ये सभी क्या हो जाएंगे, खगोलीय पिंड हो जाएंगे। और उल्का पिंड और क्षुद्र ग्रह के बारे आगे हम लोग जो है इसी चैप्टर में पढ़ेंगे और आगे जानेंगे कि उल्का पिंड और क्षुद्र ग्रह क्या होता है। तो वहाँ जो है खगोलीय पिंड हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन है कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, ठीक है। अब खगोलीय पिंड देखिए यहाँ भी जिक्र क्या किया गया है, खगोलीय पिंड। तो अब जब खगोलीय पिंड का जिक्र किया गया है तो खगोलीय पिंड में तो सूर्य भी आता है, चांद्र भी आता है, तारा भी आता है। तो यहाँ आगे जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि किसका बात कर रहा है और किसका विशेषता दिया गया और किसका परिभाषा दिया गया है। और हम तो ज्योग्राफी पढ़ चुके हैं तो हमें पता है कि यहाँ जो विशेषता दिया गया है वो तारा का दिया गया है। तो क्या कह रहा है, कुछ खगोलीय पिंड में तारा भी आता है, बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। यानी कि तारा जो होता है वो बड़े आकार का होता है और गर्म होता है।
जैसा कि आप सूर्य देख लीजिए, यहाँ एक बार लास्ट में दिया होगा कि सूर्य भी एक तारा है। तो सूर्य क्या है, ये बड़ा आकार का है, और सूर्य क्या है, गर्म है, ये गैस से बने होते हैं। सूर्य क्या है, गैस से बना हुआ है। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। सूर्य के पास भी अपना ऊष्मा और प्रकाश है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। तो उत्सर्जित का अर्थ क्या होता है कि बाहर निकालना। अब सूर्य से जब प्रकाश और ऊष्मा बाहर निकलता है, वही प्रकाश ऊष्मा तो हमारे पृथ्वी पर आता है ना, क्योंकि हमारे पृथ्वी के पास तो ना प्रकाश है और ना ही ऊष्मा है। तो इसलिए यहाँ बुक में क्या दिया गया है कि इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होते हैं, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। यानी कि सूर्य से जो ऊष्मा और प्रकाश निकलती है वो पृथ्वी पे आती है, यानी कि बाहर निकलती है। इन खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। तो याद रखिएगा कि तारा का जो विशेषता होती है वो खगोलीय पिंड है। यानी कि तारा क्या है, एक खगोलीय पिंड है, और ये बड़े आकार का होता है और ये गर्म होता है। ये तारा जो है गैस के बने होते हैं, और तारे जो होते हैं इनके पास अपनी ऊष्मा और अपनी प्रकाश होती है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करती है, यानी कि बाहर निकालती है। ठीक है, तो याद रखना होगा कि तारा की विशेषता, तारा की परिभाषा, और इन खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं। और सूर्य भी क्या है, एक तारा है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए आगे क्या दिया गया है कि रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूरज के समान ही है। यानी कि रात के समय जो हमें तारा दिखने को मिलता है ये क्या है, सूरज के समान ही है। अब आगे फिर क्या कह रहा है कि लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं। तो आपके मन में अब सवाल बनता होगा, क्वेश्चन बनता होगा कि सूर्य से ही हमारे पृथ्वी पर जो है वो रोशनी क्यों आता है, सूर्य से ही हमारे पृथ्वी पर जो है वो ऊष्मा क्यों आता है। तो देखिए सूर्य से इसलिए ऊष्मा और रोशनी आता है क्योंकि यहाँ दिया गया है कि लेकिन अन्य तारा जो है वो बहुत ही दूर है हमसे, और सूर्य जो है हमसे नज़दीक है। इसी वजह से जो है हमें सूर्य का ऊष्मा प्रकाश महसूस होता है, और अन्य ताराओं का ऊष्मा और प्रकाश महसूस नहीं होता है। ठीक है, महसूस नहीं करते हैं, तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। दूर होने की वजह से क्या होता है कि वो अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, अब ये जो एग्जाम दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है तो हम नहीं पढ़ेंगे। तो देखिए आगे अब हम लोग जो है वो नक्षत्र मंडल पढ़ने वाले हैं। नक्षत्र मंडल दिया गया है। तो देखिए जब हम कभी जो अदर बुक या क्या कहते हैं किसी भी प्रकार का क्वेश्चंस बनाते हैं, और वहाँ यदि तारा मंडल दिया गया रहता है, तो हम तारा मंडल का भी परिभाषा जानते हैं और नक्षत्र मंडल का भी परिभाषा जानते हैं। तो दोनों में हम लोग क्या कर जाते हैं कि कन्फ्यूज कर जाते हैं, और हम लोग क्वेश्चंस नहीं बना पाते हैं, और बना भी लेते हैं तो वो क्वेश्चंस गलत बना लेते हैं। ठीक है, तो इस कन्फ्यूज को हम लोग कैसे दूर करेंगे। तो देखिए नक्षत्र मंडल क्या होता है कि सूरज से नज़दीक स्थित तारों के समूह को जो है हम लोग क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं। और सूरज से दूर स्थित तारों के समूह को जो है हम लोग तारा कहते हैं। तो याद रखिएगा, अब तो कंफ्यूज नहीं करिएगा ना, अब तो याद रहेगा कि नक्षत्र मंडल भी तारा का समूह है और तारा मंडल भी तारा का समूह है। लेकिन नक्षत्र मंडल जो है सूरज से नज़दीक स्थित तारों का समूह है, और तारा मंडल जो है सूरज से दूर स्थित तारों का समूह है। अब क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछता है कि नक्षत्र मंडल की संख्या कितनी है। तो याद रखिएगा कि नक्षत्र मंडल की संख्या 27 है, और तारा मंडल की संख्या कितनी है। तो तारा मंडल की संख्या 88 है, और किसी किसी बुक में जो है 89 भी दे दिया गया है। 89 दे दिया गया इसलिए क्योंकि जब खोज हुआ था तो एक बाद में खोज हुआ है, और जब एक बाद में खोज हुआ है तो उस खोज को जो है एग्जाम में नहीं माना गया, एग्जाम में सिर्फ 88 ही माना गया है। इसलिए आप लोग जब एग्जाम का क्वेश्चन बनाइएगा तो वहाँ तारा मंडल की संख्या 88 ही टिक करिएगा। ठीक है, 89 मत टिक कीजिएगा, 89 टिक करिएगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नीचे में क्या दिया गया है कि नक्षत्र मंडल की परिभाषाएं दी गई है। अब देखिए नीचे में जब नक्षत्र मंडल की परिभाषा दी गई है तो देखिए जैसा कि फिगर में आप देख रहे होंगे कि ये 7 तारों का समूह है, और इस 7 तारों की समूह को हम लोग क्या कहते हैं, सप्तऋषि कहते हैं। हम नहीं, वैज्ञानिक कहते हैं, और बुक कहता है कि सप्तऋषि। 7 तारों के समूह को क्या कहते हैं, सप्तऋषि कहते हैं। और ये सप्तऋषि क्या है, 7 तारों का समूह है, और इसे क्या कहेंगे, एक नक्षत्र मंडल कहेंगे। और इसी तरह कर करके 27 नक्षत्र मंडल होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सप्तऋषि जो है वो कौन सा तारा है, तो नक्षत्र मंडल तारा का जो है वो समूह है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या दिया गया है कि अर्सा मेजर या बिग बेयर। तो देखिए सप्तऋषि का ही इंग्लिश वर्ड होता है अर्सा मेजर या बिग बेयर। ठीक है, सप्तऋषि का ही इंग्लिश वर्ड क्या होता है, अर्सा मेजर या बिग बेयर। तो देखिए जैसा कि यहाँ फिगर में आप एक तारा देखते होइएगा, और ये तारा का नाम क्या है, ध्रुव तारा है।
और इस ध्रुव तारा की मदद से जो है हम लोग दिशा का मान पता करते हैं। एग्जाम में पूछा भी जाता है कि किस तारा की मदद से जो है हम लोग दिशा की मान को पता करते हैं, तो ध्रुव तारा की मान से दिशा की पता करते हैं। हम ध्रुव तारा से कैसे पता करते हैं? देखिए, ध्रुव तारा जहाँ भी आप देखिएगा वो उत्तर दिशा में ही आपको दिखेगा, और जब हमें उत्तर दिशा का मान पता हो जाता है कि उत्तर दिशा किधर है, तो उत्तर दिशा की तरफ हम मुंह रख लेते हैं, और उत्तर दिशा के मुंह रखने के बाद दायां भाग को हम लोग क्या कहते हैं? पूरब कहते हैं, और बाएं भाग को क्या कहते हैं? पश्चिम कहते हैं, और पीठ की ओर को क्या कहते हैं? दक्षिण कहते हैं। तो इसलिए हमें जब एक दिशा सिर्फ उत्तर पता हो जाए तो बाकी का 3 दिशा भी क्या करेंगे? हम लोग पता कर लेंगे। तो याद रखिएगा कि ध्रुव तारा जो है वो दिशा का मान बताता है, और वो दिशा का भी बताता है, तो उत्तर दिशा की जानकारी हमें ध्रुव तारा देती है। ठीक है, जब ध्रुव तारा हमें उत्तर दिशा की, और ये ध्रुव तारा जो होता है ये स्थिर तारा है, ये आपको उत्तर में ही दिखेगा और हर वक्त जो है एक ही समय एक ही स्थान पे दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ बुक में दिया गया भी होगा। देखिए क्या क्या दिया गया है कि प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। ठीक है, उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। दिया गया है ना कि ध्रुव तारा की मदद से हम लोग क्या करते हैं? उत्तर दिशा की मान को पता करते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे यदि अब हम बढ़ते हैं तो आगे क्या दिया गया है? आगे जो है यहाँ दिया गया है हमारा प्लानेट यानी कि ग्रह, प्लेनेट यानी कि ग्रह दिया गया है। तो देखिए हम पीछे अभी बता चुके थे कि ग्रह यानी पृथ्वी के पास किसी भी प्रकार का ना प्रकाश है और ना ही उष्मा है। वही बात यहाँ दिया गया है। देखिए क्या दिया गया है? कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश एवं उष्मा नहीं होती है, यानी कि पृथ्वी जैसा कि इसके पास ना ही प्रकाश है और ना ही उष्मा है। तो ये क्या हो गया? ग्रह है ना पृथ्वी, यानी कि ग्रह के पास ना ही प्रकाश है और ना ही उष्मा है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब आगे क्या दिया गया है कि ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है। क्या ग्रीक भाषा के प्लेनाइट शब्द से बना है? तो प्लानेट जो है प्लेनेट जो है प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमना। यानी कि ग्रह क्या करता है कि सूरज के चारों ओर जो है वो चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसलिए यहाँ कहा गया है कि परिभ्रमक यानी कि चारों ओर घूमने वाले। अब पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। ठीक है, अब यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं उष्मा सूरज से प्राप्त करती है। यहाँ कहा गया है ना कि ग्रह के पास न ही उष्मा है और न ही प्रकाश है। तो जब हम पृथ्वी पे रह रहे हैं तो ये प्रकाश आप कहिएगा कि कहाँ से आ रहा है? तो ये प्रकाश और उष्मा कहाँ से आ रहा है? सूरज से आ रहा है। और पृथ्वी क्या कर रहा है? पृथ्वी जो है वो क्या कर रहे हैं? सूरज का चक्कर लगा रहे हैं। अब पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है कौन सा? सूरज। ठीक है, तो याद रखिएगा सूरज जो है पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा है, और सूरज का सबसे नज़दीक का तारा जो हो जाएगा वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे दिया गया है कि पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। क्योंकि सूरज की वजह से यह प्रतीत होता है। ठीक है, तो अब देखिए अगला पेज में क्या दिया गया है कि सूरज के दूरी के हिसाब से ग्रह का जो है वो डायग्राम दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले आप जान लीजिए कि ग्रह कितने होते हैं। तो ग्रह जो है वो कुल 8 है, और पहले जो ग्रह था वो 9 था, लेकिन एक ग्रह को जो है ग्रह की श्रेणी से हटा के इसे बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया है। ठीक है, जो उस ग्रह का नाम क्या था? प्लूटो था, और यह कार्य कब किया गया था? 2006 ईस्वी में 24 अगस्त को किया गया था। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो याद रखिएगा। अब दूसरा बात क्या याद रखिएगा ग्रह से रिलेटेड कि इस 8 ग्रह को जो है 2 भागों में बांटा गया है। पहले में 4 ग्रह को रखा गया है और दूसरा में भी 4 ग्रह को रखा गया है। पहले 4 ग्रह को जो सूरज के हिसाब से नज़दीकी 4 ग्रह है उन ग्रह को आंतरिक ग्रह कहा गया है। सूरज के हिसाब से दूरी सबसे लास्ट की 4 ग्रह को क्या कहा गया है? बाहरी ग्रह कहा गया। और आंतरिक ग्रह जो है वो चट्टान के मिलने से बना है, और बाहरी ग्रह जो है वो गैस के मिलने से बना है। और हमारा जो पृथ्वी है जिस पे हम लोग रह रहे हैं वो भी तो ग्रह ही है ना, तो वो किस में आता है? इस 4 ग्रह में आता है, यानी कि आंतरिक ग्रह में आता है। और आंतरिक ग्रह किस चीज़ का बना हुआ है? चट्टान का बना हुआ है, इसलिए तो हम लोग पृथ्वी पे रह भी लेते हैं। अगर पृथ्वी भी गैस का बना होता तो हम लोग का वजन जो है पृथ्वी पे थम ही नहीं पाता, हम लोग धंस जाते। ठीक है, तो अब देखिए आगे हम लोग को क्या याद रखना है कि सूरज के हिसाब से सूरज की दूरी के हिसाब से ग्रहों का नाम याद रखना है, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है और यहाँ दिया गया भी है।
तो क्या दिया गया है कि देखिए सूरज का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है, बुध है, उसके बाद शुक्र आता है, उसके बाद पृथ्वी आता है, यानी कि सूरज से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह कौन हो जाता है, पृथ्वी हो जाता है, और चौथा ग्रह जो हो जाएगा दूरी के हिसाब से वो मंगल हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना होगा। ये कैसे याद रखिएगा, 2-4 बार पढ़िएगा तो खुद याद हो जाएगा। सबसे पहला ग्रह सूरज के दूरी के हिसाब से बुध, दूसरा ग्रह शुक्र, और तीसरा ग्रह पृथ्वी, और चौथा ग्रह मंगल है। अब मंगल के बाद कौन सा ग्रह आएगा, तो बृहस्पति आएगा, बृहस्पति के बाद क्या आएगा, शनि आएगा, शनि के बाद अरुण आएगा, अरुण के बाद वरुण आएगा। ठीक है, अब देखिए बुध को मरकरी कहते हैं, उसके बाद क्या कहते हैं, शुक्र को विनस कहते हैं, पृथ्वी को तो इंग्लिश में अर्थ कहते हैं। इंग्लिश में ही कभी कभी देखिए पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको नाम याद रखना होगा। ठीक है, तो कैसे याद रखिएगा कि पहला ग्रह जो हो जाएगा दूरी के हिसाब से बुध, जिसे इंग्लिश में मरकरी कहेंगे, दूसरा ग्रह जो हो जाएगा शुक्र, जिसे इंग्लिश में विनस कहेंगे, तीसरा ग्रह पृथ्वी हो जाएगा जिसे हम अर्थ कहेंगे, चौथा ग्रह मंगल हो जाएगा जिसे मार्स कहेंगे, पांचवा ग्रह बृहस्पति हो जाएगा जिसे जुपिटर कहेंगे, छठा ग्रह जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, शनि हो जाएगा जिसे हम सेटरम कहेंगे, और सातवां ग्रह जो है वो यूरेनस यानी कि अरुण हो जाएगा, और आठवां ग्रह जो है वो हमारा नेपच्यून हो जाएगा यानी कि वरुण हो जाएगा। यानी कि सबसे दूर स्थित सूरज से जो ग्रह होगा वो यही होगा, नेपच्यून होगा यानी कि वरुण होगा। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों याद रखना होगा, और सूरज से क्रम के अनुसार भी ग्रह का नाम याद रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ एक झोल है। क्या झोल है कि क्षुद्र ग्रह का चर्चा किया गया है। अब देखिए ये क्षुद्र ग्रह क्या है, देखिए यही क्षुद्र ग्रह जो है, यह क्षुद्र ग्रह भी ग्रह ही है, लेकिन यह ग्रह से टूटकर जो है छोटे छोटे टुकड़े के रूप में बिखर गए हैं, जिस वजह से इसे ग्रह की श्रेणी से हटा के इसे क्षुद्र ग्रह यानी कि छोटा ग्रह कहा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि क्षुद्र ग्रह क्या है, तो क्षुद्र ग्रह भी ग्रह ही है, लेकिन ग्रह से टूटकर अलग हो चुका है, यानी कि यह ग्रह का टुकड़ा है। तो अब देखिए क्षुद्र ग्रह कहाँ रहता है, तो यह पूछा जाता है एग्जाम में कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच है। तो याद रखिएगा कि क्षुद्र ग्रह जो है वो मंगल और बृहस्पति इन दोनों ग्रह के बीच में है। याद रखिएगा कि क्षुद्र ग्रह कहाँ है, मंगल और बृहस्पति इन दोनों ग्रह के बीच में है। ठीक है, तो हम लोग क्षुद्र ग्रह भी जान गए कि क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं। क्षुद्र ग्रह उसे कहते हैं कि ये भी ग्रह है, और यह क्या हुआ है कि ग्रह से टूटकर जो है छोटे छोटे टुकड़े के रूप में बिखर गए हैं, इसलिए इसे ग्रह की श्रेणी से हटा के छोटे ग्रह यानी कि क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में जो है रखा गया, इसलिए इसे हम लोग क्षुद्र ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, अब आगे क्या है अब आगे क्या है, आगे हमें यहाँ दिया गया है कि परिक्रमा और घूर्णन हमें दिया गया है। तो देखिए परिक्रमा और घूर्णन भी यदि 5-10 बार हम लोग पढ़ेंगे तो ये याद हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में तो पूछा जाता है, तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। तो देखिए यहाँ क्या दिया है कि बुध जो है सूरज की चारों ओर परिक्रमा 88 दिन में कर लेता है, यानी कि ये माना कि सूरज है और ये बुध है, तो बुध जो है चारों ओर सूरज का एक चक्कर जो है वो 88 दिन में लगाता है, और सूरज की चक्कर जितने दिनों में लगाता है उस ग्रह पर उतने दिन का जो है वो एक वर्ष कहलाएगा। ठीक है, तो सूरज का बुध जो है वो 88 दिन में चक्कर लगाता है, तो बुध पे क्या हो जाएगा, एक वर्ष जो होगा वो 88 दिन का होगा, याद रखिएगा। और दूसरी बात, अपने अक्ष पर सूरज जो है वो 59 दिन में चक्कर लगाता है, और जितने दिन में सूरज पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 24 घंटे में जो है वो चक्कर लगाती है, इसलिए पृथ्वी पर जो है एक दिन क्या होता है, 24 घंटे का होता है। तो याद रखिएगा कि अपने अक्ष पर चक्कर लगाने से जो होता है वो रात दिन होता है। ठीक है, और सूरज का चक्कर लगाने से जो होता है वो वर्ष होता है, यानी कि ईयर होता है, साल होता है। ठीक है, तो देखिए बुध जो है सूरज का चक्कर कितने दिन में लगाता है, 88 दिन में लगाता है, और उसके बाद अपने अक्ष पर चक्कर 59 दिन में लगाता है, यानी कि वहाँ पृथ्वी के एक दिन का बराबर 59 दिन हो जाएगा। ठीक है, बुध पे, पृथ्वी पे एक दिन और बुध पे 59 दिन दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आगे बात किसका किया जाए, अब शुक्र का दिया गया है, तो शुक्र का अब हम लोग यदि पढ़ते हैं, देखिए शुक्र का क्या है, सूरज की चारों ओर परिक्रमा 255 दिन में शुक्र करता है। ठीक है, और शुक्र अपने अक्ष पर 243 दिन में जो है वो घूर्णन कर लेता है, यानी कि 255 और 243 लगभग 255 दिन में क्या करते हैं, सूरज का चक्कर, 243 दिन में अपने अक्ष का चक्कर, तो यानी कि वहाँ जो होगा एक वर्ष जो होगा वो 255 दिन का होगा। और क्या कहते
कहते हैं एक दिन और रात जो होगा वो 243 दिन का होगा ना, यानी कि वहाँ वर्ष और एक दिन जो है वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसलिए शुक्र को क्या कहते हैं, शुक्र धीरे धीरे अपने अक्ष पर चक्कर लगाती है, अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, इसलिए शुक्र को जो है क्या कहते हैं, शुक्र को कोढ़िया ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसी तरह जो है आप लोग वीडियो को रोक रोक के जो है इस तरह जो है सारे ग्रहों का जो है वो परिक्रमा और अक्ष पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब पृथ्वी का एक हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग छोड़ देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए पृथ्वी का क्या है कि सूरज की चारों ओर एक परिक्रमा 365 दिन में करते हैं, और जब सूरज की एक परिक्रमा 365 दिन में, इसलिए एक वर्ष 365 दिन का। अब क्या कहते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक दिन, यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है वो कितने घंटों में घूर्णन करती है, 24 घंटे में, इसलिए पृथ्वी पर एक दिन जो होता है वो 24 घंटों का होता है। ठीक है, अब हाँ एक बात और यहाँ से याद रखिएगा, एक बात क्या याद रखिएगा कि बुध और शुक्र इन दोनों के पास जो है एक भी उपग्रह नहीं है। सूरज के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं और ग्रह के चारों ओर उसका उपग्रह चक्कर लगाते हैं। तो ग्रह यानी कि बुध भी है और शुक्र भी है, तो इन बुध और शुक्र के पास क्या है, एक भी ग्रह नहीं है। ग्रह पृथ्वी के पास है और बाकी ग्रहों के पास है, उपग्रह है। तो पृथ्वी के पास जो ग्रह है वो सिर्फ एक ही है, और वो एक क्या है, चांद्रमा है, चांद्र है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि बुध और शुक्र के पास कोई भी ग्रह नहीं है, सिर्फ एक पृथ्वी के पास है। जो पृथ्वी के पास जो उपग्रह है उसका नाम क्या है, चांद्र है। और मंगल के पास दो उपग्रह है, एक उपग्रह का नाम है फिबोस, दूसरा उपग्रह का नाम है डिमोस। और सबसे छोटा उपग्रह जो है, सभी ग्रह के पास जितने उपग्रह है उनमें सबसे छोटा उपग्रह जो है डिमोस ही है। तो ये भी बात याद रखिएगा कि फिबोस और डिमोस पूछ लिया जाता है किसका उपग्रह है, तो मंगल का उपग्रह है। और फिबोस और डिमोस यानी दुनिया का सबसे छोटा उपग्रह जो है वो डिमोस ही है प्राकृतिक में। ठीक है, अब आगे यदि बात करें हम सबसे ज़्यादा और सबसे कम किस ग्रह के पास जो है वो उपग्रह है, तो देखिए यहाँ जो है बुक में दिया गया है बृहस्पति के पास लगभग 53, और शनि के पास भी कितना दिया गया है, लगभग 53 दिया गया है। तो देखिए बृहस्पति के पास 53 तो है, शनि के पास भी 53 है, लेकिन बृहस्पति के पास जो 53 है उसमें कुल 16 उपग्रह को ही मान्यता दिया गया है। ठीक है, और शनि के पास जो 53 उपग्रह है इसमें भी 21 उपग्रह को ही मान्यता दिया गया है, यानी 16 और 21 में सबसे ज़्यादा तो 21 है, यानी कि शनि के पास जो है सबसे ज़्यादा उपग्रह है। यदि एग्जाम में पूछा जाए कि किस ग्रह के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह है, तो शनि के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह है। और पूछा जाए फिबोस और डिमोस किस ग्रह का उपग्रह है, तो मंगल का है। सबसे छोटा पूछा जाए तो डिमोस हो जाएगा जो मंगल का है। और सबसे बड़ा उपग्रह यदि आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा कि बृहस्पति के पास एक गैनामीड है। वो गैनामीड क्या है कि सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, अब देखिए अब मन में आता होगा कि इस बृहस्पति और मंगल के बीच में क्षुद्र ग्रह रह क्यों जाता है, रुक क्यों जाता है, रुक कैसे जाता है। तो देखिए क्षुद्र ग्रह को बृहस्पति अपने तरफ खींच कर रखा है, क्योंकि बृहस्पति गुरुत्वाकर्षण बृहस्पति के पास सबसे अधिक है और सभी ग्रह में सबसे ज़्यादा है। क्यों है, क्योंकि बृहस्पति जो है सभी ग्रह में सबसे बड़ा है। ठीक है, बृहस्पति क्या है, सभी ग्रह में सबसे बड़ा है, इस वजह से बृहस्पति के पास जो है गुरुत्वाकर्षण सबसे ज़्यादा है, जिस वजह से जो है क्षुद्र ग्रह को वो अपने पास खींच के रखता है और नीचे नहीं गिरने देता है। तो याद रखिएगा कि क्षुद्र ग्रह क्यों वहाँ बीच में लटका हुआ है, तो क्षुद्र ग्रह इसलिए लटका हुआ है कि क्योंकि इधर से मंगल खींच रहे हैं अपने तरफ और इधर से बृहस्पति खींच रहा है अपने तरफ, और दोनों जब खींच रहा है तो बैलेंस बीच में बना हुआ है, और जब बैलेंस बना हुआ है तो उसी बैलेंस के वजह से जो है बीच में वो लटका हुआ है। यदि बैलेंस बनना बंद हो जाए, यानी बैलेंस की जिधर ज़्यादा खिंचाव बल लगना शुरू हो जाएगा, यानी जिधर गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा हो जाएगा उधर ही जो है क्षुद्र ग्रह गिरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। अब आगे क्या दिया गया है कि आसमान में दिखने वाले चंद्रमा एक उपग्रह है। तो अभी हमने पढ़ा है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जो चंद्रमा है, यह हमारी पृथ्वी का सहचर है, यानी पृथ्वी का उपग्रह है। इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो किसके चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह है। तो अभी हमने देखा था कि 8 ग्रह है, उन 8 ग्रह में पृथ्वी भी आता है। तो पृथ्वी के से अन्य कहा जा रहा है, यानी कि पृथ्वी को छोड़ के, तो पृथ्वी के छोड़ के 7 ग्रह हो जाएगा जो सूरज से
प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं, उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी है, चंद्रमा मतलब अपना उपग्रह भी है। ठीक है, तो अब चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ क्वेश्चंस क्या दिया गया है, यहाँ सौर मंडल का जिक्र किया गया है। तो सौर मंडल का परिभाषा याद रखना होगा। कैसे याद रखिएगा कि सौर मंडल में क्या सब आता है, सूरज आता है, माना कि ये सूरज है और सूरज के चारों ओर ग्रह चक्कर लगा रहे हैं और ग्रह बीच में क्षुद्र ग्रह भी है। तो क्षुद्र ग्रह यानी कि सौर मंडल में सूरज भी आएगा, सूरज तो केंद्र में रहेगा सौर मंडल में, और केंद्र में रहने के बाद सौर मंडल में 8 ग्रह जो है सूरज का चक्कर लगा रहा है वो भी होगा, और ग्रह का चक्कर उपग्रह लगा रहा है तो उपग्रह भी सौरमंडल में ही आएगा। उसके बाद कह रहा है कुछ अन्य खगोलीय पिंड, अन्य खगोलीय पिंड का परिभाषा हम लोग अभी पीछे देखे थे खगोलीय पिंड किसे कहते हैं। तो वैसा खगोलीय पिंड जो रात्रि को जो है आकाश अंतरिक्ष में जो है चमकते हुए हमें दिखाई देते हैं, वे सभी खगोलीय पिंड है। ग्रह भी खगोलीय पिंड है, सूरज भी खगोलीय पिंड है, तारा भी खगोलीय पिंड है। तो यहाँ सारे के सारे खगोलीय पिंड का हमें जिक्र नहीं किया गया, यहाँ कुछ अन्य खगोलीय पिंड यानी कुछ ही खगोलीय पिंड का यहाँ जो है बात किया गया है। तो कुछ ही खगोलीय पिंड में क्या है, एक क्षुद्र ग्रह है और एक उल्का पिंड है। और इस क्षुद्र ग्रह के बारे में तो हमने जान ही लिया कि क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं, और उल्का पिंड बचा हुआ, उल्का पिंड के बारे में भी नीचे पीछे जो है वो जानेंगे नीचे। तो अब देखिए सौर मंडल कैसे बना है। तो सौर मंडल जो है वो सूर्य, 8 ग्रह, उसके बाद क्या कहते हैं उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर जो है, उल्का पिंड जो है मिलकर क्या किया है, सौर मंडल का जो है निर्माण किया है। तो याद रखिएगा सौर मंडल का परिभाषा कि सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं, उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। ठीक है, अब चलिए आगे यदि फिर से बढ़ते हैं तो आगे क्या दिया गया है, आगे दिया गया है सूर्य। अब सूर्य पढ़ते हैं, यहाँ देखिए सूर्य सौर मंडल का केंद्र है। सूर्य जब सौर मंडल का केंद्र होगा तब तो सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगा रहा है, ग्रह के चारों ओर पृथ्वी उपग्रह चक्कर लगा रहा है, क्षुद्र ग्रह चक्कर लगा रहा है। उसके बाद क्या कहते हैं उल्का पिंड चक्कर लगा रहा है। जब सूरज का सारा जो है सूरज का ही चक्कर लगा रहे हैं, और जब सारा का सारा वस्तु सूरज का चक्कर लगा रहा है, इसका मतलब स्वाभाविक है कि सूरज जो है वो केंद्र में ही होगा। तो हम लोग याद रख सकते हैं कि सूर्य क्या है, सौर मंडल की केंद्र में है, वह बहुत बड़ा सौरमंडल। अभी तुरंत हम लोग देखे हैं कि सौरमंडल किसे कहते हैं, और सौरमंडल की केंद्र में सूर्य रहता है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैस से बना है। हम लोग पीछे ये भी देखे थे कि सूर्य कैसे बना था, गर्म गैस से बना था, अत्यधिक बहुत बड़ा था, इसके पास अपना ऊष्मा था, अपना प्रकाश था। ये सभी हम लोग क्या किए थे कि पीछे देख चुके थे, और यहाँ भी दिया गया है। यहाँ सिर्फ हमें एक बात याद रखना है, क्या याद रखना है कि सूर्य जो है वो सौरमंडल की केंद्र में स्थित है। उसके बाद देखिए इसका खिंचाव बल यानी कि अभी तुरंत हम लोग देखे हैं कहाँ, क्षुद्र ग्रह को खींच के रखा है कौन, बृहस्पति, और इधर से खींच के रखा है मंगल, यानी कि गुरुत्वाकर्षण। खिंचाव बल एक प्रकार का क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। जिसके पास भी द्रव्यमान होगा उसी के पास क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल होगा। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। अब देखिए सूरज की चारों ओर परिक्रमा जो है ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड और क्षुद्र ग्रह ये सभी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सूरज का जो गुरुत्वाकर्षण है, खिंचाव बल है, सभी को जो है वो खींच कर रखा हुआ है। ठीक है, और सभी को जब खींच के रखा हुआ है तो आप कहिएगा कि ये गिर क्यों नहीं जा रहा है सूरज पे, और सूरज पे इसलिए नहीं गिर रहा है क्योंकि पृथ्वी यानी कि ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, पिंड, उल्का पिंड, इन सभी के पास भी तो अपना वजन है, और जब अपना वजन है, अपना द्रव्यमान है, तो इन सभी के पास क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण होगा। यानी कि ये सभी भी क्या कर रहे हैं, अपने गुरुत्वाकर्षण से अपने ओर खींच रहे हैं, और सूरज अपना गुरुत्वाकर्षण से अपना ओर खींच रहे हैं, जिस वजह से बैलेंस बना हुआ है और सब एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब आगे फिर क्या दिया गया है कि सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। ये तो हमने पीछे भी देखा था। उसके बाद लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूरज पृथ्वी से लगभग कितना, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो याद रखिएगा सूरज पृथ्वी से कितना दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है, अब आगे फिर यदि हम बढ़ते हैं तो आगे क्या दिया गया है, ग्रह दिया गया है। अब ग्रह में क्या है कि अभी तुरंत हम लोग देख रहे थे पीछे कि ग्रह की संख्या जो है, अब आगे देखिए क्या दिया गया है।
अब आगे देखिए ग्रह दिया गया है। अभी तुरंत हम लोग पीछे देखे थे कि ग्रह की संख्या जो है वो 8 है। जब ग्रह की संख्या 8 है तो यहाँ भी दिया गया है सौरमंडल में 8 ग्रह है। सूरज से दूरी के अनुसार अभी हम लोग देख लिए हैं, पीछे बुध है, उसके बाद शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। ठीक है, ये तो हम लोग पीछे देखे थे। अब आगे हम लोग फिर यदि पढ़ते हैं तो आगे क्या है कि सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूरज का चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ये भी हम लोग देख चुके हैं। ये रास्ता, अब यहाँ ये बात हमें याद रखना है कि कैसे चक्कर लगाता है, गोलाकार, अंडाकार, वृत्ताकार, कैसे चक्कर लगा रहा है। तो याद रखिएगा कि दीर्घ वृत्ताकार के रूप में चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, कैसे चक्कर लगा रहे हैं, सूरज का जो चक्कर ग्रह लगा रहे हैं वो दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये याद रखना होगा, एग्जाम में पूछा जाता है। अब बुध सूरज से सबसे नज़दीक है, ये तो हम लोग अभी भी पीछे जान चुके हैं। अपनी कक्षा में सूरज की चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं, ये भी हम लोग पीछे देखे हैं, पीछे जान चुके हैं। अब देखिए शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, यानी ये बात नहीं है। और यहाँ याद रखना होगा कि शुक्र को पृथ्वी का क्या कहा जाता है, जुड़वा ग्रह, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति जो है लगभग पृथ्वी के समान है। शुक्र को जुड़वा ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी के समान इसका आकार और आकृति है, इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है, शुक्र को जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। शुक्र को क्या कहते हैं, सांझ का तारा, भोर का तारा भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था। अभी तक प्लूटो क्या माना जाता था, एक ग्रह था। पहले कितने ग्रह थे, 9 ग्रह थे, और प्लूटो को क्या किया गया था, ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया था। परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में किया था, 24 अगस्त 2006 को किया था। और उस बैठक में जो यह निर्णय लिया गया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्या कहते हैं, प्लूटो को निकाल के बोना ग्रह की श्रेणी में जो है रख दिया जाए। ठीक है, तो प्लूटो को निकाल के अब कहाँ रख दिया गया है, बोना ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया है। कब रखा गया है, 24 अगस्त 2006 की बैठक में रखा गया है। ठीक है, तो अब देखिए आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, आगे जो है हम लोग पृथ्वी पढ़ने वाले हैं। तो देखिए पृथ्वी के बारे में क्या दिया गया है, सूरज से दूरी के हिसाब से पृथ्वी कौन सा ग्रह है, तीसरा ग्रह है, याद रखना होगा। और आकार में यह कौन सा ग्रह है, 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुव के पास थोड़ी चपटी हुई है, ये भी याद रखनी होगी। अब यही कारण है कि इसके आकार को भू-आब कहा जाता है। भू-आब का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। ठीक है, पृथ्वी के आकार समान क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो है ध्रुव के पास थोड़ी चपटी हुई है। अब ध्रुव के पास क्या है, थोड़ी चपटी हुई है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी है, जिस वजह से हम लोग यहाँ रह पाते हैं। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थिति है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस जो है वो ऑक्सीजन मौजूद है, सिर्फ पृथ्वी पर ऑक्सीजन मौजूद है। ठीक है, अब इन्हीं कारण से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह कहा जाता है। सौरमंडल का अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जो है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के वजह से हम लोग रह रहे हैं। ऑक्सीजन के साथ साथ क्या है, यहाँ टेम्परेचर कम है, ठंडा भी कम है। ठीक है, यानी टेम्परेचर भी कम है, नॉर्मल है, इस वजह से हम लोग रह लेते हैं। अब देखिए अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी किस तरह दिख रहा है, नीला दिख रहा है। अब नीला क्यों दिख रहा है, क्योंकि पृथ्वी का जो है 2/3 सतह पानी से ढका हुआ है, इसलिए पानी का कलर नीला होता है जब हम दूर से देखते हैं, तो इसी वजह से नीला कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी बात जो है आपको याद रखनी होगी। उसके बाद आगे हम लोग यदि बढ़ते हैं तो आगे क्या दिया गया है, चंद्रमा दिया गया है। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, जो वह उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा है। इसका व्यास जो है पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, ये बात भी याद रखनी होगी। व्यास किसे कहते हैं, किसी भी वृत्त का, देखिए किसी भी वृत्त का केंद्र से गुजरने वाली लाइन को व्यास कहते हैं। ठीक है, केंद्र से गुजरने वाली लाइन को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंड की अपेक्षा नज़दीक है। देखिए 1/4 इसका कम है व्यास, फिर भी हमें बहुत बड़ा दिख रहा है चंद्रमा। क्यों दिख रहा है, क्योंकि अन्य ग्रह की तुलना में यह हमारे ग्रह पे यानी कि पृथ्वी के जो है बहुत ही नज़दीक है, जिस वजह से ये क्या दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है। ठीक है,
अब आगे क्या है कि यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूरज एवं चंद्रमा की दूरी की तुलना कर सकते हैं। यानी कि याद क्या रखना होगा कि हमसे जो है यानी कि पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, कौन? चंद्रमा जो है 3,84,400 किलोमीटर दूर है पृथ्वी से, और सूरज पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है, अब चलिए आगे यदि बढ़ते हैं तो अगला पेज में क्या है, अगला पेज में यहाँ क्या दिया गया है कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। तो अभी हम लोग पीछे पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे कि सूरज का चक्कर ग्रह लगाता है, और ग्रह का चक्कर कौन लगाता है? उपग्रह लगाता है। तो चंद्रमा क्या है? उपग्रह है, और यह किसका उपग्रह है? पृथ्वी का उपग्रह है, जिस वजह से यह पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो देखिए चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने दिनों में लगाती है? 27 दिन में पूरा करता है। ठीक है, लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। यानी चंद्रमा पर 27 दिन का दिन रात होगा, दोनों मिला के दिन रात 27 दिन का ही होगा, और 27 दिन का क्या हो जाएगा, यानी कि जब हम चंद्रमा पे जाएंगे तो पृथ्वी का एक दिन और चंद्रमा का 27 दिन दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर एक दिन में पूरा घूर्णन करता है, लेकिन चंद्रमा अपने अक्ष पर 27 दिन में घूर्णन करता है, और अपने अक्ष पर घूर्णन करने की वजह से क्या होता है? दिन रात होता है। तो जब चंद्रमा अपने अक्ष पर 27 दिन में घूर्णन करता है, यानी कि वहां दिन रात 27 दिन का होता होगा। अब देखिए सूरज का चक्कर ये 27 दिन में लगाता है। तो जो सूरज के चक्कर लगाने से क्या होता है? सूरज के चक्कर लगाने से साल होता है, ईयर होता है। तो 27 दिन का वहाँ साल होगा, यानी कि, और पृथ्वी सूरज का चक्कर 365 दिन में लगाता है, तो 365 दिन का साल होगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या दिया गया है, आगे दिया गया है कि चंद्रमा की परिस्थिति जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। पूर्णिमा के दिन क्या होता है? चंद्रमा को देखा जा सकता है, क्योंकि पूर्णिमा के दिन अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं कि पूर्णिमा के दिन जो है चंद्रमा जो होता है क्या होता है? पूरब का पूरा दिखाई देता है, और चंद्रमा पे जो है सूरज का प्रकाश जो है पूरा जाता है। ठीक है, और उसके बाद देखिए आगे फिर क्या दिया गया है, आगे दिया गया है क्षुद्र ग्रह। और क्षुद्र ग्रह के बारे में हम लोग अभी पीछे पढ़े हैं। पीछे क्या पढ़े हैं कि क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? तो क्षुद्र ग्रह भी एक ग्रह है, लेकिन यह ग्रह से टूटकर अलग हो चुका है, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में जो है यह बिखरे पड़े हुए हैं। ठीक है, तो क्षुद्र ग्रह तो हम लोग पीछे पढ़ ही चुके हैं, लेकिन यहाँ क्या दिया गया कि तारों, ग्रह एवं उपग्रह के अतिरिक्त, यानी कि इन सभी को छोड़ के, तारा और ग्रह उपग्रह को छोड़ के असंख्य छोटे पिंड भी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तारा तो लगाता ही है, ग्रह भी लगाता है एवं उपग्रह भी लगाता है, लेकिन इसे छोड़कर छोटे छोटे पिंड जो है सूरज का चक्कर लगाता है, और इन पिंड को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो यहाँ जो है परिभाषा ठीक से नहीं दिया गया है, तो कैसे याद रखना है? सिर्फ याद रखना है क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं। तो यह छोटे छोटे टुकड़ों का जो है ग्रह से टूटकर अलग हुआ है, और यह छोटे छोटे ग्रहों का टुकड़ा है। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अब आगे क्या दिया गया है कि ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षा के बीच पाए जाते हैं। ये भी बात हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। अब देखिए वैज्ञानिक के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही एक भाग होते हैं। यहाँ तो दिया गया है फिर से, देखिए वैज्ञानिक के अनुसार क्षुद्र ग्रह क्या है? ग्रह के ही एक भाग होते हैं, जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रह से टूटकर अलग हो गया था। ठीक है, तो कैसे याद रखिएगा? क्षुद्र ग्रह के बारे में क्या क्या याद रखनी है? सबसे पहले क्षुद्र ग्रह का परिभाषा याद रखिएगा कि यह ग्रह से टूटकर ही अलग हुआ है। दूसरा बात याद रखना है कि ये मंगल और बृहस्पति के बीच में रह रहा है। क्यों रह रहा है? क्योंकि ये अपने तरफ गुरुत्वाकर्षण से खींच रहा है और बृहस्पति अपने तरफ खींच रहा है, दोनों बैलेंस बना दिया है, जिस वजह से जो है ये बीच में रह पाता है। तो क्षुद्र ग्रह कहाँ रहता है? मंगल और बृहस्पति के बीच में रहता है। क्षुद्र ग्रह क्या है? तो ग्रह का ये टुकड़ा है। उसके बाद क्या याद रखना है? तो उसके बाद हमें याद रखना है कि क्षुद्र ग्रह भी सूरज का चक्कर लगा रहा है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं उल्का पिंड। उल्का पिंड किसे कहते हैं? तो देखिए जब क्षुद्र ग्रह जो है टूट कर गिरने लग जाता है तो उसे हम लोग उल्का कहते हैं, और यही उल्का जब टूट कर पृथ्वी पर गिर जाता है तो इसी उल्का को हम लोग उल्का पिंड कहते हैं। फिर से एक बार जानिएगा, देखिए क्षुद्र ग्रह जब टूट कर गिरने लग जाता है तो उसे हम उल्का कहते हैं, और टूट कर जब पूर्ण रूप से पृथ्वी पर गिर जाता है तो इसे हम लोग तब क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। तो जान गए होइएगा कि उल्का पिंड किसे कहते हैं।
अब देखिए यहाँ क्या दिया गया है, यहाँ दिया गया है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े को उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये वाली परिभाषा याद नहीं रखना है, सिर्फ याद रखना है कि जब क्षुद्र ग्रह टूटने लग जाता है तो टूटकर गिरने लग जाता है तो उल्का कहते हैं, और यही टूटकर गिर जाता है तो उल्का पिंड कहते हैं, और ये उल्का पिंड भी सूरज का चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ये 3 बातें याद रखना है। अब आगे क्या दिया गया है कि कभी कभी जो है ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। यानी कि देखिए अभी उल्का ये है ना, जब क्षुद्र ग्रह टूटकर गिरने लग जाता है तो उल्का कहलाता है, और ये उल्का जो है जब पृथ्वी पर आने लग जाता है और पृथ्वी के वायुमंडल से जल जाता है घर्षण से, वायुमंडल में तो वायु है, गैस है, और उस गैस के घर्षण से जब जलन उत्पन्न होता है, जल जाता है, तो ये उल्का जल गया। और ये उल्का नहीं जला, यदि नीचे गिर गया तो यही क्या हो जाएगा, उल्का पिंड हो जाएगा। यानी याद रखिएगा कि उल्का कभी कभी जो है छोटा छोटा जब होता है तब ये पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित वायु के घर्षण के कारण जल भी जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए क्या दिया गया है, कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। प्रशांत महासागर जो बना है वो उल्का पिंड के गिरने से ही बना है। ठीक है, तो याद रखिएगा बहुत बड़ा गड्ढा बनता है, क्योंकि उल्का पिंड छोटा तो होता नहीं है जो छोटा छोटा। अब आगे देखिए क्या दिया गया है, क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यानी जब आकाश में आप जो है देखते होइएगा कि पट्टी की तरह थोड़ा थोड़ा चमकीला चमकीला देखते होइएगा, ये क्या है, तारों का समूह है। और ये लाखों तारों की समूह को क्या कहते हैं, आकाश गंगा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, आकाश गंगा कहते हैं। यानी आकाश गंगा सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि किसे कहते हैं। तो देखिए आकाश गंगा जो है ये बना किससे है, देखिए आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों, गैसों की एक प्रणाली है। ठीक है, यानी कि आकाश गंगा तारा, बादल, गैस आदि के मिलने से आकाश गंगा बना है। ठीक है, अब देखिए ब्रह्मांड में जो है 100 अरब आकाश गंगा है। ठीक है, और इस 100 अरब आकाश गंगा है, याद रखना होगा कि ब्रह्मांड में कितने आकाश गंगे हैं, 100 अरब आकाश गंगे हैं। और एक आकाश गंगे में कितने तारे होते हैं, 100 अरब तारे होते हैं। देखिए ब्रह्मांड में 100 अरब आकाश गंगा है और एक आकाश गंगा में 100 अरब तारे होते हैं। ठीक है, तो याद रखना होगा कि आकाश गंगा सबसे पहले किसे कहते हैं, तो आकाश गंगा सिंपल सी परिभाषा में याद रखिएगा कि तारों का घर है आकाश गंगा, और एक आकाश गंगा में 100 अरब तारा है और पूरे ब्रह्मांड में 100 अरब आकाश गंगा है। ठीक है, अब देखिए सूर्य भी तो एक तारा है, तो यह सूर्य भी किसी न किसी आकाश गंगा में रहता होगा, और जब जिस आकाश गंगा में सूर्य रहता है ना उसे मिल्की वे कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में इसे क्या कहते हैं यहाँ नहीं दिया गया, मंदाकिनी कहते हैं। याद रखिएगा सूर्य भी एक तारा है और सूर्य जिस आकाश गंगा में रहता है उस आकाश गंगा को मिल्की वे कहते हैं, यानी कि मंदाकिनी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि पूरे ब्रह्मांड में कितने आकाश गंगा है, पूरे ब्रह्मांड में 100 अरब आकाश गंगा है और एक आकाश गंगा में 100 अरब तारे हैं। जिस आकाश गंगा में सूर्य रह रहे हैं उस आकाश गंगा को मिल्की वे कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में मंदाकिनी कहते हैं। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि आकाश गंगा मिलकर जो है ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ठीक है, आकाश गंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। याद रखना होगा ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है, तो यहाँ अब कुछ खास नहीं है तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे। अब देखिए थोड़ा सा इस फिगर को जान लेते हैं कि ये फिगर क्या कहना चाह रही है। देखिए फिगर का कहने का अर्थ क्या है कि ये पूरा का पूरा क्या है, ब्रह्मांड है, और इस ब्रह्मांड के अंदर पृथ्वी, सौरमंडल, आकाश गंगा आते हैं। फिगर का अर्थ है। ठीक है, जिस तरह से फिगर बना हुआ है, यानी हम कह सकते हैं कि पृथ्वी से सौरमंडल बना है और सौरमंडल से आकाश गंगा और आकाश गंगा से ब्रह्मांड बना है, कह सकते हैं ना। लेकिन एक तो आकाश गंगा है नहीं, सौरमंडल तो एक ही आकाश गंगा में है ना, और एक आकाश गंगा है नहीं, 100 अरब आकाश गंगा, और ये 100 का 100 अरब आकाश गंगा किस में आएगा, इसी ब्रह्मांड में आता है। और एक आकाश गंगा में 100 अरब तारा है, यानी कि जिसमें सौरमंडल है उसमें भी, जिस आकाश गंगा में सौरमंडल है उसमें सूर्य के अलावा भी 100 अरब जो है वो तारे हैं। ठीक है, तो इस तरह जो है ज्योग्राफी का 6th क्लास की ज्योग्राफी का प्रथम चैप्टर यानी कि फर्स्ट चैप्टर जो है वो समाप्त हो चुका है।
और देखिए इसका कुछ आंसर क्वेश्चंस आंसर दिया गया है। तो कि ग्रह और तारों में क्या अंतर है, तो हम कह ही सकते हैं ग्रह के पास क्या है, ग्रह के पास जो है अपना प्रकाश नहीं है और उष्मा भी नहीं है, और तारे के पास क्या है, अपना प्रकाश है और अपना अपना प्रकाश है, अपना उष्मा है। तो ग्रह और तारों का अंतर हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। सौरमंडल से आप क्या समझते हैं, तो सौरमंडल में सूरज जो है वो केंद्र में स्थित है, और सूर्य 8 ग्रह उपग्रह पिंड उल्का पिंड क्षुद्र ग्रह के मिलने से सौरमंडल बना है। सूरज से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रह का नाम लिखिए, पीछे दिया गया था, पढ़िएगा 2-3 बार तो याद हो जाएगा। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि अद्भुत ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन मौजूद है, यहाँ टेम्परेचर नॉर्मल है, यहाँ पानी है, यहाँ मनुष्य के रहने लायक जो है वो अनुकूल वातावरण है, जिस वजह से इसे अद्भुत ग्रह कहा जाता है। अब हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं, चंद्रमा को हमेशा हम एक ही भाग को इसलिए देख पाते हैं ना, क्योंकि देखिए चंद्रमा 27 दिन में ही पृथ्वी का भी चक्कर लगा लेती है, और 27 दिन में ही अपना भी चक्कर लगा लेती है, यानी कि समान समय में पृथ्वी का चक्कर और समान समय में अपना चक्कर लगा लेती है, जिस वजह से चंद्रमा का हम एक ही भाग देख पाते हैं। पीछे दिया गया ब्रह्मांड क्या है, तो ब्रह्मांड में सभी पृथ्वी सौरमंडल आकाशगंगा अन्य तारे भी आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम लोग पढ़ सकते हैं, पढ़िएगा अभ्यास करिएगा बनाकर देखिएगा। अब देखिए क्या है, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो पीछे अभी हम लोग पढ़े थे शुक्र को जुड़वा ग्रह के नाम से कहा जाता है। सूरज से तीसरा सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है, तो सूरज से तीसरा सबसे नजदीकी ग्रह पृथ्वी है।